तो देखिए बेसिकली कैलकुलस में हम लोगों ने जो पढ़ते हैं हम लोग वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इतना ही हम लोग करते हैं कि भाई dy dx जो है वो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन dx जो है वो इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इस चीज को कह दें तो ये कैलकुलस की आप जो है एक तरीके से बेइज्जती ही कर रहे हैं कि अगर आप केवल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को dy dx को और इंटीग्रल के साइन को अगर हम कैलकुलस मान के चले और सवाल को सॉल्व करने को हम लोग अगर कैलकुलस मान करके चलते हैं तो ये बहुत ही बड़ी आप लोग बेइज्जती समझिएगा, न्यूटन की भी और लीबनिज की भी, दोनों की बहुत बड़ी बेइज्जती है। तो कैलकुलस को पढ़ने का सही तरीका है कैलकुलस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझने का, कि उन लोगों की अप्रोच क्या रही, उससे हमें क्या बेनिफिट्स हुए, क्या क्या चीजें हम लोगों ने नई पढ़ी इसमें। ठीक है, तो सबसे मेन इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को पढ़ने का सबसे मेन तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि एक्चुअल में कैलकुलस के आने से मैथमेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या हम लोगों को फायदे हुए, तो हम लोग कैलकुलस को ज्यादा अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और हम लोगों को उसके कॉन्सेप्ट को समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो दो चीजें आप कैलकुलस से भी पढ़ना स्टार्ट करें या कोई भी टॉपिक, कैलकुलस नहीं कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ये दो चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहली चीज हम ध्यान रखेंगे कि क्यों हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर दूसरा कि ये जो कैलकुलस की अप्रोच आई है वो क्या क्या चीजें उसमें हम लोगों को पढ़नी, क्या किस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्यों का जवाब हम लोगों को एक छोटा सा टेबल दे सकता है, जो मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं कि बिफोर कैलकुलस मैथमेटिक्स का कैसा स्वरूप था और कैलकुलस ने उसमें कितना चेंज कर दिया। तो एक टेबल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कंपैरिजन टेबल मान लीजिए कि बिफोर कैलकुलस क्या था और आफ्टर कैलकुलस क्या है। बिफोर कैलकुलस एंड, या कैलकुलस ही कह दीजिए, आफ्टर कैलकुलस कहने की जरूरत नहीं। हम लोग कहने का मतलब ये है कि कैलकुलस के पहले क्या क्या चीजें हम लोग कर पा रहे थे और कैलकुलस के आने से हम लोग क्या क्या चीजें बहुत इजीली कर पा रहे हैं, ये चीज हम लोग इस कंपैरिजन टेबल की हेल्प से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कितने बड़े चेंजेस आ गए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलकुलस के पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम लोग बहुत इजीली स्लोप ऑफ अ लाइन पता कर सकते थे। लाइन का स्लोप पता करना मेरे ख्याल से 10th क्लास से सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया होगा। तो लाइन का स्लोप पता करना, मान लीजिए कि कोई एक लाइन दी हुई है आप लोगों को जो कि 2 पॉइंट x1, y1 और x2, y2 से पास कर रही है, तो आप इसका स्लोप m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से पता कर सकते थे। अगर आपको ये पता है कि x एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है तो हम tan थीटा से पता कर सकते थे। हम लोगों को किसी लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, चाहे वो इस तरीके का मान लीजिए ax + by + c = 0 या y = mx + c, इस तरीके से दिया हुआ था, तब हम कह सकते थे कि mx का स्लोप है। और यहां से देखना चाहे तो हम लोग कह सकते हैं कि -a/b इसका स्लोप है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन निकालना काफी आसान है। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग ये पता कर सकते थे कि कोई भी एक कर्व दे रखा है मुझे और उस कर्व के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है, अगर मैं उस पे टेंजेंट खींचूं तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए मैं बिल्कुल एकदम रेगुलर कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रेगुलर कर्व की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैराबोला की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे हालांकि पैराबोला का जो टेंजेंट है उस तरीके उसमें भी जो डिफरेंशिएशन किया कैलकुलस की बहुत बड़ी आपकी जो है यूज होता है, उसका बहुत बड़ा यूज होता है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को फॉर्मूला वगैरह याद होंगे कि हम लोग बिना कैलकुलस के भी उस चीज को पता कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो आए हैं चीजें वो कैलकुलस की हेल्प से ही आई हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी कर्व पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट खींचे तो उसका स्लोप हम लोग पता कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस। ये पहले पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बिफोर कैलकुलस। और अगर हो भी सकता था तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में ये सब चीजें होने वाली थी। ओके, तो चलिए दूसरा और देखते हैं हम लोग क्या कर सकते थे। हम लोग एरिया पता कर सकते थे, एरिया ऑफ रेगुलर स्ट्रक्चर्स। जैसे हम लोग सर्कल का एरिया पता कर सकते थे, हम लोग पता कर सकते थे एक रेक्टेंगल का एरिया या एक स्क्वायर का एरिया पता कर सकते थे, ट्रिपेजियम का एरिया पता कर सकते थे। हम लोग बहुत सारी ऐसी जितने रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं उन सबके एरिया पता कर सकते थे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता कर सकते थे, रोम्बस पता कर सकते थे। लेकिन क्या
हम लोग अगर कोई इस तरीके का कर्व दिया हुआ हो और मेरे को बोला जाए कि फ्रॉम ए टू बी, ए से लेकर के बी तक का जितना भी ये एरिया कवर कर रहा है, ये पता करके बताइए क्या ये पॉसिबल था? नहीं, अभी तक नहीं था ये पॉसिबल। तो कैलकुलस ने इस चीज को यहाँ पर और आसान किया कि हम लोग ये भी चीज यहाँ पर पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए और क्या चीजें हैं। इससे पहले हम लोग वॉल्यूम भी, जो रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं, हम उन सब चीजों का वॉल्यूम पता कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 9th 10th क्लास में जो आपकी रेगुलर स्ट्रक्चर्स हैं उनका आप वॉल्यूम पता कर पा रहे थे। वॉल्यूम ऑफ सिंपल ले लीजिए आप, जो सिलेंडर है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, उनका आप पता कर पा रहे थे। या मैं कह दूं आपसे कि एक स्फेयर का हम वॉल्यूम पता कर पा रहे थे। लेकिन क्या मैं उन रेगुलर चीजों से, उन रेगुलर स्ट्रक्चर्स की हेल्प से क्या मैं ये वॉल्यूम पता कर पाता? ऐसे मान लीजिए ये वॉल्यूम हम लोग नहीं पता कर पाते। तो इस तरीके की चीजें हमारे सामने उभर करके आ रही हैं कि वॉल्यूम हम रेगुलर स्ट्रक्चर्स का हम लोग करना जानते थे, अब हम जो अलग सी शेप आ जाती हैं उन सभी का हम लोग जो है वॉल्यूम कैसे पता करें। आप लोग देख पाएंगे कि आजकल जो है वैसे रेगुलर आपको हर कोई चीज सिलेंडर या क्यूबॉइड या क्यूब की फॉर्म में नहीं मिलती है, आपकी अलग अलग तरीके की शेप्स आपको मिल सकती है। ठीक है, फिर इसके बाद में जब आप वॉल्यूम देख पा रहे होंगे, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे सामने आती हैं आप लोगों के। हम लोग देखेंगे कि ये सब चीजें पॉसिबल कैसे हुई, सभी चीजों को हम एक एक करके इनको देखते हुए चलेंगे कि क्या वॉल्यूम में कैसे चेंजेस आया, क्या इन सब चीजों की क्या मतलब क्या अप्रोच रही कि ये सब चीजें हम लोग कर पाए। फिर हम उससे आगे चल के देखते हैं कि फिजिक्स का थोड़ा सा पार्ट हम लेते हैं। देखिए बिफोर कैलकुलस हम लोग जानते थे, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट खींचने लगूं तो उसकी स्लोप पता करना, ठीक है, तो उसका है उसकी एक बहुत छोटी झलक आप लोगों को दिखाई दी होगी, आप लोगों ने डेफिनेटली पढ़ी होगी। हम लोग बिफोर कैलकुलस एवरेज वेलोसिटी पता करते हैं। अब जब कैलकुलस आ गया तब हम लोग पता कर पा रहे हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, जैसे आप लोग इसको कह दें अगर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, आपने देखा भी होगा आपके सामने ऐसा लिखा हुआ होता है ds अपॉन dt, इसका मीनिंग आपके सामने आपने पढ़ा होगा बच्चों 11th क्लास में, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। ये आपको बता रहा है वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको एक पार्टिकल दिया हुआ, पार्टिकल मूव कर रहा है और आपसे बोला जाए कि बताओ इसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में और एवरेज वेलोसिटी में वो आप कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां रखा, मतलब कोई भी बॉडी यहां से यहां ट्रेवल करके गई, वापस आई, आप लोगों को पूछा जाए बताओ वेलोसिटी कितनी है, आप बता दोगे कि यार जाने में इतना वक्त लगा, इतना डिस्टेंस कवर का, आने में इतना लगा, उसने इतना डिस्टेंस किया, टोटल डिस्टेंस करेंगे, टोटल टाइम टेकन डिवाइड करेंगे और उससे हम लोग पता कर लेंगे। लेकिन क्या मेरे से ये अगर वो ये पूछ लेता कि भाई जब यहां से चलना शुरू हुआ 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना है, तो ये चीज अब अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे थे बिफोर कैलकुलस, लेकिन कैलकुलस की हेल्प से ये संभव हो पाया, एवरेज वेलोसिटी। इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सेलरेशन और ये सब चीजें भी पढ़ी। इसके अलावा आप लोगों ने और भी चीजें देखी हैं फिजिक्स में जो कैलकुलस के बाद में और कैलकुलस के पहले बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे आपने देखा होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम। सेंटर ऑफ मास आप लोगों को पता है कि बिफोर कैलकुलस हम रेगुलर स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास निकाल पा रहे थे कि मान लीजिए आपकी जो है कोई ऐसा कोई दिया हुआ है कि पार्टिकल्स हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आपको सेंटर ऑफ मास बता देना, हम बता देंगे आप लोगों को कोई स्क्वायर दिया हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हम बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके जो डायगोनल्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा आप ऐसे बता सकते हैं। सर आपको ट्राइंगल दिया हुआ हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर अभी फॉर्म में दिए हुए हैं सब चीजें, आपको ट्राइंगल दिया हुआ, आप कह देंगे कि यार सेंट्रॉइड जो होगा पॉइंट वो इसका सेंटर ऑफ मास होगा। लेकिन अगर हम लोगों को दूसरे तरीके की स्ट्रक्चर्स दे दी जाए तो क्या हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल पा रहे थे? नहीं, हम लोगों को
कैलकुलस की हेल्प से आप लोगों ने देखा होगा कि उनका सेंटर ऑफ मास निकाला जाता था। आप लोगों ने कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, 1/m इंटीग्रेशन x dm, आपको x कोऑर्डिनेट बताएगा 1/m y dm, सॉरी ये सब चीजें आप dm ये आपको बताएंगी कि y वाला वो बता देगा कोऑर्डिनेट। इस तरीके की चीजें आपने पढ़ी होगी। जब आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर आपको इसी तरीके से कैलकुलस की हेल्प से करने के लिए मिला। कैलकुलस काफी बहुत बड़ा और बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपका रहा है। देखिए कोई सोच नहीं सकता अभी आप लोग इस तरीके से, अभी केवल आपकी अप्रोच जो है वो किस ऐसे है कि क्वेश्चंस करने हैं, हम लोग क्वेश्चंस करके फिर हम लोग जो है बस हमारा मार्क्स लेके आने और खत्म हो जाएगा। लेकिन विश्वास कीजिए कि आपको अगर आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कैलकुलस वो चीज है जो आपको, आप लोगों ने देखा होगा रेट ऑफ चेंज, किसी पाइप से पानी अगर बह रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स की मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, पाइप से पानी बह रहा है तो आपने उसको देख लिया होगा, इतना बड़ा पाइप है, इस रेट से आ रहा है, आप देख लेंगे इतनी देर में। लेकिन उस पाइप में अगर छेद हो जाए, कहीं पर बहुत सारे छेद हो जाए, उनसे किस रेट से पानी निकल रहा होगा, ये सब चीजें। आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का एक्सीलरेटर अगर आप दे रहे हैं उसको, तो किस रेट से क्या इंजीनियरिंग है उसके अंदर में कि कितना जो फ्यूल है वो उसके अंदर में जाएगा। ये सब चीजें आप कैलकुलस की हेल्प से आगे जाकर के आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स और बहुत सारी चीजें आप लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बन जाएगी। अगर आप दिमाग में ये सब चीजें रखेंगे तब आपको कैलकुलस बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन अगर इन सब चीजों को दिमाग से हटा दें तो केवल और केवल आपको वो कुछ क्वेश्चंस लगेंगे। उन क्वेश्चंस को करते हुए हम लोग, जैसा आप समझते हैं कि मैथ्स करने में मजा आता रहेगा, आपको सवाल होते रहेंगे, मजा आता रहेगा, लेकिन पता कुछ नहीं चलेगा। अगर आपको सीखना है इस चीज को तो दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि तो हो गया क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कैसे इन लोगों ने क्या सोचा कि ये सब चीजें संभव हो पाई। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ कर्व। एक कर्व के ऊपर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट खींचा तो उसका स्लोप क्या होगा। तो मान लीजिए लेट देयर बी अ फंक्शन y इज इक्वल टू fx, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है, जिस तरीके से आप लोगों को दिया हुआ है। हम लोगों को पता करना है बच्चों कि अगर मैं P पॉइंट पर टेंजेंट खींचूं, P पॉइंट पर अगर हमने टेंजेंट खींचा उसका स्लोप क्या होगा, इन लोगों की अप्रोच क्या रही, उस चीज को हम लोग देखना चाहेंगे कि इन्होंने क्या किया। ये P पॉइंट है, ये y इज इक्वल टू fx, ये P पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं x1, y। हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट का स्लोप निकालना है। अब अभी टेंजेंट का स्लोप तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए। अगर हम लोगों को दो पॉइंट्स पता चल जाए कि दो पॉइंट्स क्या क्या हैं, x1 y1 और x2 y2, तो हम लोग लाइन का स्लोप पता कर पाएंगे। तो देखिए मान करके चलिए, मैं ये कहता हूं आपसे थोड़ी देर के लिए आप लोग मान करके चलिए कि हमने दो पॉइंट ले लिए, ये P दिया हुआ, मैंने कहा ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, इसको कह देता हूं मैं x, y, x1, y1 सॉरी x1, और ये आपका y1, x1, y1 है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वो है x3, y3, और ये वाला जो पॉइंट है वो है x2, y2, या थोड़ा उल्टा कर लेते हैं इसको, x2, y2 और x3, y3 ऐसे। तो आप बिल्कुल एकदम इस कॉर्ड का स्लोप निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि AB एक कॉर्ड, लेट देयर बी अ कॉर्ड AB, स्लोप ऑफ कॉर्ड आप आराम से पता कर सकते हैं, सिंपल बिल्कुल। स्लोप कितना हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, स्लोप ऑफ कॉर्ड। सपोज करिए ये दोनों पॉइंट्स नजदीक आते चल रहे हैं, ये पॉइंट और नजदीक है, यहां पर स्लोप ऑफ कॉर्ड, एक कॉर्ड मिलकर क्या आएगा, स्लोप पता कर सकते हैं। फिर यहां पर है A वाला जो पोजीशन है वो P पर है, और वो B वाला पोजीशन जो है मैं नजदीक लेकर के आ रहा हूं, आप समझ रहे होंगे।
कि यहां से इस जगह पर ये वाला, ये कॉर्ड बनकर क्या है, ये वाला, और नजदीक लेकर के आया, आप इसको जूम करके देखिए, और नजदीक लेकर के आया ये वाला, और नजदीक लेकर आया ये वाला। तो हमने किया क्या, यहां पर ऐसे हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं। अगर मैं मतलब कहने का ये है कि हम अगर दो पॉइंट्स ऐसे लें जो बहुत 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 नजदीक हों, इतना नजदीक हो कि हम लोग उसको समझ ये देख भी ना पाए, उनको देख भी ना पाए कि कितना नजदीक है, लेकिन सेम टू सेम नहीं हो, ठीक है, बहुत नजदीक है लेकिन सेम पॉइंट नहीं हो। तो मैंने क्या बोला आपसे कि बहुत नजदीक है लेकिन सेम पॉइंट नहीं है। इसका मतलब ये चीज आपके दिमाग में आई होगी कि अगर ये बहुत नजदीक होगा तो अगर आप इसको दूर से देखने लगे तो क्या आपको स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉर्ड, जो कि दोनों पॉइंट बहुत नजदीक हैं, उसका और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आपको बराबर नहीं नजर आएगा? बिल्कुल सेम टू सेम। ऐसा अप्रोच क्या है कि हम लोगों ने वो दोनों के दोनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से लिए हैं कि वो बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। यही चीज सबसे पहले आप लोगों ने इन पॉइंट्स को बहुत नजदीक करना ये सीखा है आपने बच्चों। सबसे पहली चीज जो पढ़ी है हमने कैलकुलस की, वो पढ़ा है लिमिट्स। लिमिट्स जैसे आप उसी लिमिट्स की मैं आपको बात बता रहा हूं कि मान लीजिए हम लोगों को ये चीज पता करनी थी, ये पॉइंट को मैंने x1, y1 कह रखा है, ये वाला पॉइंट। यहां पर कोई पॉइंट है x2, y2, इसको मैंने कहा p, ये है q, तो pq का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ pq, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। लेकिन मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि ये दोनों पॉइंट्स बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कौन से वाले? ये वाले पॉइंट्स बहुत नजदीक है। ये वाले पॉइंट्स बहुत नजदीक होंगे तो वो वाले पॉइंट्स भी बहुत नजदीक होंगे। ग्राफ के अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर ये वाली चीज x1 है तो ये fx1 है, जिसको मैंने y1 लिख रखा है। ये x2 है तो ये fx2 है, जिसको मैंने y2 लिख रखा है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये कह दूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम का मतलब आप लोगों ने बच्चों सीखा होगा कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखूं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो आपने सीखा होगा बच्चों कि अगर मैं इसको लिमिट कर दूं दैट डेल्टा x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये चीज मेरे को बताएगी स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये चीज सीखी। और इसको हम लोग कैसे लिखते थे? dy over dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1। ये बेसिकली आप लोगों की जो डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है, ओके। जब ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि लिमिट्स का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल रहेगा। अब मैं आपको एक हायरार्किकल ऑर्डर में बता रहा हूँ कि कैलकुलस का जो पढ़ाई हमने की है वो कैसे कैसे हमने पढ़ना था और पढ़ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा, इसको हटा रहा हूं, स्टार्टिंग से हम लोग देखें। सबसे पहले हमने फंक्शंस पढ़े। फंक्शंस एक्चुअल में मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उनको डील करने के लिए, उनको समझने के लिए हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े कि किसी अगर हम लोग जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो किस किस तरीके की बनकर के आ सकती हैं, कितने तरीके के सिग्नल्स फॉर्म हो सकते हैं, कितने तरीके से ये कौन कौन सी चीज़ें बनकर के आ सकती है, ये हमने फंक्शन में पढ़ा। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम फंक्शन पढ़ लेते हैं, फंक्शंस में वैल्यू निकालना फंक्शन की। लेकिन कई बार कई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू डिफाइंड नहीं होती थी, वैल्यू डिफाइंड नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। बिल्कुल बेसिक सवाल दे रहा हूं, ज्यादातर बुक्स के अंदर में एनसीईआरटी, आरएसएलआर, आरडी शर्मा सब के अंदर मिलेगा आपको कि fx इज इक्वल टू दिया हुआ है आपके सामने x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। हम लोग यहां से साफ देख पा रहे होंगे कि x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फंक्शंस वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, माने
हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 इज नॉट इन द डोमेन ऑफ फंक्शन fx। लेकिन क्या हम उस x इज इक्वल टू 2 पे वो वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं? ये पूरी की पूरी अप्रोच आप लोगों ने पढ़ी है बच्चों लिमिट्स के अंदर। क्या होगा फंक्शन का वैल्यू व्हेन x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। मतलब लिमिट का क्या मतलब था कि हम लोग अगर एग्जैक्टली 2 पर नहीं निकाल सकते हैं तो हम फंक्शन के बिहेवियर अबाउट द पॉइंट 2 उस बिहेवियर से अनुमान लगाएंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगर होगी तो तब आपने दो चीजें ऐसा भी पढ़ा होगा कि लिमिट में एग्जिस्ट और नॉट। लिमिट जरूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, हो सकता है करे या नहीं। अब करेगी कब ये आपने पढ़ा होगा बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है कि मान लीजिए, थोड़ा सा आपको यहां पर बता देता हूं, फिर मैं ये बता देता हूं। मान लीजिए आपको कोई फंक्शन fx दिया हुआ है और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है और हम लोगों को पता करना है कि क्या x इज इक्वल टू a पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। या मुझे पता करना है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx। तो सबसे पहले मैं ये पता करूंगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं। तो मैंने आपको बताया कि फंक्शन के बिहेवियर से हम देखेंगे अबाउट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फंक्शन ने कैसा बिहेव किया है, क्या उससे हम अनुमान लगा भी पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल सिंपल बात है। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर x इज इक्वल टू a की तरफ अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा, राइट हैंड साइड से अगर हम इसको अप्रोच करते हैं तो फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा। और अगर हम बहुत नजदीक होते हुए मतलब मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू a से केवल और केवल h डिस्टेंस पे मैं लेफ्ट हैंड साइड से और केवल h डिस्टेंस पे मैं राइट हैंड साइड से चला जाऊं, जहां पर h is a very small number, infinitesimally small number, मैं कह सकता हूं it is almost zero, not exactly zero but almost zero। अगर ऐसा है तब अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं और राइट हैंड साइड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं, अगर वो दोनों बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसको हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड। इसको आप लोगों ने लिखा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लोग लिखते हैं बच्चों लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट fx। जिसको हम लोगों ने ये चीज सीखी होगी कि अगर ये a को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो a से h कम वैल्यू पर है, जहां h इज अ वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड f a माइनस h। क्योंकि मैंने बोला आपसे कि a माइनस h पे ये वैल्यू है, पर ये वैल्यू है और h जो है जो मेरठ या एक्सेंट है वो निकल जाता है कभी-कभी, पर ये वैल्यू है और h जो है आपका बहुत छोटा वैल्यू आपके सामने आ रहा है। इसी तरीके से अगर आपको राइट हैंड लिमिट पता करना होता बच्चों तो हम लोग कहते कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम राइट, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f a प्लस h। और इसकी वैल्यू निकालना आप लोगों ने सीखा है, लिमिट का वैल्यू निकालना बहुत सारे तरीके सीखे हैं, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पता करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों जो बराबर वैल्यू आ रही होंगी वही वैल्यू आएगी। छोटा सा मैं एग्जांपल देकर के आपको समझा रहा हूं, ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं कि लिमिट का क्या मतलब है, लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है। मैंने बोला आपसे कि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हैं तो हम लोग कहेंगे कि उसकी यही लिमिट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान करके चलिए आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है fx = 1/x। बच्चों हम लोग को चेक करना है कि x = 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो आप लोग, मैंने क्या बोला आपसे कि हम लोग देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है। अगर बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो हम लोगों ने देखा जब हम x = 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू is tending towards negative infinity, और जब हम राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू is tending towards positive infinity। और आप देख पा रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट is not equal to right hand limit, therefore limit doesn't exist। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 1/x² ग्राफ बना देता हूं आपके सामने ऐसा सा।
x इज इक्वल टू 0 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है देखा हमने। लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे को दिखाई देगा कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, और राइट हैंड साइड से अगर मैं इसको अप्रोच करूँ तभी भी दिखाई दे रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी। जरूरी नहीं है कोई डेफिनेट वैल्यू। लिमिट लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अगर वो वैल्यू सेम टू सेम आ रही है, आपको अगर नजर आ रहा है इन्फिनिटी, तो हमको आइडिया नहीं है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, हम लोगों को पता नहीं है कि वो क्या है, लेकिन हम लोग ये अनुमान कह सकते हैं कि वो भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और ये भी पॉजिटिव, तो लिमिट भी इसका पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एक और ग्राफ से छोटी चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपका, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए पॉइंट ऑफ व्यू कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, क्या हमने पढ़ा और कितना अंतर है इन सब चीजों को समझने में इस तरीके से और बाकी आपने जो किया हो। मान लीजिए ऐसा ग्राफ आपको दिया हुआ है बच्चों, मेरे को ये चीज दी हुई है 1 2 3 2.5 4 ऐसा सा ये वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 2 एंड 4 ऐसा, और इस वाले वैल्यू को मैं ले लेता हूं आपसे, ये 1 मैंने कह दिया है, थोड़ा सा चलिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको 2 मान लेता हूँ, या इसको मैं कह देता हूँ 0.5, इसको कह देता हूँ 1। आप समझ सकते हैं, बस मुझे इतना चाहिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए और खास मुझे कोई इससे कोई वो नहीं। तो हम लोगों ने देखा, मैं आपको लिमिट का जो फंडा है वो क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लिमिट का मतलब क्या है, कि हम लोग इस ग्राफ से देखेंगे कि कुछ एक पर्टिकुलर जो पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं क्या उन पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो कैसे आप लोग ऐसे अनुमान लगा पा रहे हैं। देखिए बात करके चलिए, मैं ये चेक कर रहा हूं सबसे पहले कि क्या 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू इस ब्रांच पे कहीं होगी और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टेंड कर रही है। समझ में आ रही बात? वो क्या है 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपको नजर आ रहा होगी 2 की तरफ। राइट हैंड साइड से अगर मैं 1 को अप्रोच करूंगा तभी मैं देख पा रहा हूं कि वैल्यू 2 को ही टेंड कर रही है। इससे मैं क्या कह सकता हूं कि 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है साहब। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग, जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तब भी 2, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इसी नंबर को ही अप्रोच कर रहा है तब भी 2 लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 4 की तरफ आप ध्यान देंगे, 4 अगर मेरे को ये 1 दिया हुआ है तो मैं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इसका जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से 4 को अप्रोच कर रहा हूंगा तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट 1 को अप्रोच कर रहा है, जो वैल्यू है 1 को कर रही है। लेकिन राइट हैंड साइड से अगर मैं 4 को अप्रोच करने लगे हम लोग, तो हम लोग पाएंगे कि ये फंक्शन एक्चुअल में 4 को राइट हैंड साइड से 4 की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी साहब।